हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वाति लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं सीडीपी यानी बाल विकास के कुछ प्रश्नों को जो कि 20 जनवरी 2023 को पेपर 1 में पूछे गए थे। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1 से 15 तक कंप्लीट किया था और आज हम लोग प्रश्न संख्या 16 से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, प्रश्न संख्या 16 है, हाशिए पर स्थित समूहों से आने वाले विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञान के प्रति किस तरह का दृष्टिकोण होना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट है, उसे अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में अर्थहीन मानना चाहिए। सेकंड है, उसे मान देना चाहिए और अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए। थर्ड है, उसे नकार देना चाहिए और अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में शामिल करने से बचना चाहिए। फोर्थ है, उसे दूसरे समूहों के विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञान से कमतर समझना चाहिए। देखिए, वर्तमान में जो समावेशी शिक्षा है, इसके अंतर्गत सभी विद्यार्थियों को समान रूप से एक साथ मिलकर पढ़ाने की अनुशंसा की गई है। चाहे वो बच्चा हाशिए पर स्थित हो या फिर पिछड़ा बालक हो या फिर वो किसी अधिगम कठिनाई से जूझ रहा हो, लेकिन सबों को एक साथ ही बैठाकर आपको अच्छे से शिक्षा देनी है। उसे अर्थहीन नहीं मानना है, साथ ही उनको नकारना नहीं है, आपको उन्हें मान देना है, वैल्यू देना है और उन्हें साथ में पढ़ाना है। इसलिए ऑप्शन सेकेंड इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हालांकि श्वलीनता से जूझने वाले विद्यार्थी विशिष्ट क्षेत्रों में चुनौती महसूस करते हैं, फिर भी उनमें सामान्यतः डैश का सामर्थ्य होता है। ऑप्शन फर्स्ट है, बारीक जानकारी पर ध्यान देने। सेकंड है, प्रभावशाली संप्रेषण। थर्ड है, संज्ञानात्मक नम्यता और फोर्थ है, सामाजिक परिस्थितियों को सटीक रूप से समझने में। देखिए, यहाँ पर बात की जा रही है श्वलीनता की। श्वलीनता में क्या होता है, बच्चा ज्यादा दूसरों से बात करना पसंद नहीं करता है, उसमें जो कम्युनिकेशन स्किल होता है वो बेहतर नहीं होता है, वो डेवलप नहीं हो पाता है। इसलिए ये सभी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट। हालांकि उसे दिक्कत होती है संप्रेषण में, दूसरे लोगों से बातचीत करने में, लेकिन फिर भी वो बारीक जानकारी पर ध्यान दे सकता है, चीजों को समझ सकता है। अगला प्रश्न है, पठन वैकल्य एक डैश है। ऑप्शन फर्स्ट है, विशिष्ट अधिगम कठिनाई। सेकंड है, संवेदी प्रति। थर्ड है, श्वलीनता क्रम का विकार हिस्सा। फोर्थ है, श्रवणात्मक अशक्तता। पठन वैकल्य डिस्लेक्सिया क्या है, यह इसे में सुनने से संबंधित कोई दिक्कत नहीं होती, यह नहीं कह सकती, या फिर यह श्वलीनता का हिस्सा नहीं है। यह क्या है, यह एक सामान्य प्रकार का अधिगम अशक्तता है जिसमें बच्चे को कुछ भी सीखने में, जानने में, लिखने पढ़ने में कठिनाई होती है। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दृष्टिबाधिता से जूझने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में निम्न में से कौन सा कारक बाधा बन जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है, स्पर्शनीय चित्र। सेकंड है, हस्तलिखित नोट्स। थर्ड है, ऑडियो टेप का व्याख्यान। फोर्थ है, ब्रेल या उभारशील किताबें। देखिए, यहाँ पर बात की जा रही है दृष्टिबाधिता की, यानी जिन विद्यार्थियों को देखने में प्रॉब्लम है उनके लिए क्या ऐसा इन चारों ऑप्शन में से है जो कि बाधक बन सकता है उनके सीखने में। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन सेकेंड, हस्तलिखित नोट्स जो है वो जिन्हें दिखाई नहीं दे रहा है उसके लिए उपयोगी साबित नहीं होगा। वहीं बाकी जो 3 ऑप्शन है वो दृष्टिबाधिता वाले विद्यार्थियों के लिए उपयोगी हैं। अगला प्रश्न है, अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार, जिसे एडीएचडी के नाम से भी जानते हैं, से जूझने वाले विद्यार्थी निम्न में से किस गुण को अक्सर दर्शाते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है, उच्च एकाग्रता। सेकंड है, आवेगशीलता। थर्ड है, कार्य क्षेत्र में व्यवस्थितता या फिर संगठन। फोर्थ है, लंबे समय तक स्थिर रहने की योग्यता। देखिए, जो एडीएचडी से ग्रसित जो बच्चा होता है वो हाइपर एक्टिव होता है, वो कभी भी शांत एक जगह नहीं बैठ सकता है, इसलिए उसमें स्थिर होने की या फिर कार्य में व्यवस्थित रूप से करने की योग्यता उसमें नहीं होती और एकाग्रता भी नहीं होता, बच्चा बहुत चंचल होता है। ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है, बच्चे के अंदर आवेगशीलता होता है, उच्च आवेगशीलता होता है, इसलिए ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अभिकथन ए, अर्थपूर्ण अधिगम हेतु विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से ज्ञान सृजन करने के बहुतायत अवसर प्रदान करने चाहिए। कारण है, अधिगम ज्ञान के निष्क्रिय अर्जन की प्रक्रिया है, सही विकल्प चुनें। देखिए, अर्थपूर्ण अधिगम के लिए क्या होना चाहिए, बच्चे जब तक सक्रिय नहीं होंगे तब तक उन्हें अच्छे से अर्थपूर्ण अधिगम नहीं होगा। बच्चे रट कर तो सीख सकते हैं, जान सकते हैं, लेकिन उन्हें में अर्थपूर्ण अधिगम नहीं कह सकते। इसलिए ऑप्शन ए जो है वह सही है, इसके लिए विद्यार्थियों का सक्रिय होना जरूरी है। वहीं कारण की बात करें तो इसमें कहा जा रहा है कि अधिगम जो है लर्निंग जो है वो ज्ञान के निष्क्रिय अर्जन की प्रक्रिया है, तो यह बिल्कुल भी सही नहीं है। यह क्या होना चाहिए, जो अधिगम है हमारा लर्निंग प्रोसेस जो है वो सक्रिय है, न कि निष्क्रिय। इसलिए कारण जो अभिकथन ए है वो सही है, वहीं कारण जो है वो गलत है, इसलिए ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर होगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला प्रश्न है,
अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट है बहुत अमूर्त और जटिल। सेकंड है असंबंधित खंडों में प्रस्तुति। थर्ड है विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से संबंधित। और फोर्थ है अति आसान और अत्यधिक सरल। देखिए विषय वस्तु जो है, कंटेंट जो है, वो बहुत अधिक आसान भी नहीं होना चाहिए, अमूर्त और जटिल नहीं बल्कि मूर्त होना चाहिए और सरल होना चाहिए। असंबंधित खंडों में नहीं बल्कि संबंधित होना चाहिए। ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर होगा कि विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से संबंधित होना चाहिए, यानी जुड़ा हुआ होना चाहिए। अगला प्रश्न है अपनी खुद की सोच प्रक्रिया पर चिंतन करना क्या कहलाता है? ऑप्शन फर्स्ट है स्मृतिकरण, सेकंड है अभिसंज्ञान, थर्ड है अनुकूलन और फोर्थ है आत्मसातकरण। देखिए क्या होता है कि जब हमने कोई भी प्रॉब्लम है, उस मान लीजिए कोई एक प्रॉब्लम है, इसे हमने किस तरह से अपने दिमाग में क्या प्रोसेस चला था, कैसे हमने सॉल्व किया था, इस पर जब हम लोग चिंतन करते हैं, इस पर जब हम लोग सोचते हैं, तो इस प्रक्रिया को मेटाकॉग्निशन या फिर अभिसंज्ञान कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है अधिगम के सामाजिक संरचनावादी उपागम के अनुसार निम्न में से कौन सा तरीका अर्थपूर्ण अधिगम के लिए प्रभावशाली नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है स्वपहल या अन्वेषण, सेकंड है चर्चाओं में सक्रिय भागीदारी, थर्ड है खोजी अधिगम और फोर्थ है निष्क्रिय अनुसरण। देखिए अन्वेषण करना, खोज करना, सक्रिय भागीदारी का होना और साथ ही खोजी अधिगम यानी बच्चा जिसमें खुद से खोज रहा हो, चीजों को खुद से करके सीख रहा हो, तो ये सभी सही होते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि कौन सा प्रभावशाली नहीं है, तो निष्क्रिय अनुसरण जो है यह प्रभावशाली नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन फोर्थ इसका सही आंसर है। निष्क्रिय अनुसरण को, नकल को कभी भी सही नहीं माना जाता। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों में समस्या समाधान कौशलों के विकास के लिए निम्न में से किस बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है? ऑप्शन फर्स्ट है प्रकार्यात्मक स्थिरता यानी फंक्शनल फिक्सनेस की बात की जा रही है, तो किसी भी चीज पर फिक्स्ड हो जाना सही नहीं माना जाता। साथ ही अभिसारी चिंतन, थर्ड है अपसारी चिंतन, फोर्थ है आत्म केंद्रीयता। देखिए इसमें से किसे बढ़ावा देना है यह हमसे पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड अपसारी चिंतन। का मतलब होता है किसी भी एक समस्या पर अलग अलग तरीके से सोचने को ही हम अपसारी चिंतन कहते हैं। वहीं अभिसारी चिंतन क्या होता है कि किसी भी चीज को बस एक ही तरीके से करते चले जाना ही अपसारी चिंतन होता है। अभिसारी चिंतन को सही नहीं माना जाता, वहीं अपसारी चिंतन को सही माना जाता है। ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक अवधारणाओं से अध्यापक को किस प्रकार निपटना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट है उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए क्योंकि वे अवधारणाएं अत्यंत गलत या फिर त्रुटिपूर्ण होती हैं। सेकंड है उन्हें ठीक तरह से समझा जाना चाहिए क्योंकि वे अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होती हैं। थर्ड है उनसे कठोरता से निपटना चाहिए क्योंकि वे अत्यधिक तर्कहीन चिंतन का परिणाम है। फोर्थ है उन्हें बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि वे विद्यार्थियों के नामीकरण के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ग्रहित वैकल्पिक अवधारणाएं यानी उनके अंदर जो डाउट है, जो त्रुटियां हैं, उन्हें किस प्रकार से निपटना चाहिए, उन्हें क्या समझना चाहिए अध्यापक के रूप में। तो देखिए उन्हें आपको अनदेखा नहीं करना है बल्कि उन्हें बताना है किसी भी चीज का कारण क्यों है, कैसे है। उनसे कठोरता से नहीं निपटना है बल्कि उन्हें अच्छे से समझाना है और बढ़ावा भी नहीं देना है कि कौन सा विद्यार्थी नामीकरण यानी लेबलिंग उनका करने के लिए, तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। ऑप्शन सेकेंड इसका सही आंसर है कि उन्हें ठीक तरह से समझा जाना चाहिए क्योंकि वे अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होती है। इससे यह पता चलता है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। मान लीजिए आपने बताया कि पानी की जो प्रकृति है वो ठंडा है। अब किसी बच्चे ने पूछा कि पानी गर्म भी तो हो सकता है, तो आप उसे कैसे बताएंगे? आपको ऐसे ये नहीं करना है कि उसे अनदेखा कर देना है, बल्कि उसे समझाना है कि हम पानी को गर्म कर सकते हैं, लेकिन जब उसे आग पर डालते हैं, चाहे पानी ठंडा डालें या फिर गर्म डालें, तो आग जलता नहीं है बल्कि बुझ जाता है। इससे क्या पता चलता है कि पानी की जो प्रकृति है वो ठंडा है। अगला प्रश्न है विद्यार्थी निम्न में से क्या महसूस करेंगे यदि वे यह विश्वास करने लगे कि उनके प्रयासों का कार्य के परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा? ऑप्शन फर्स्ट है अधिगम अशक्तता या असाध्यता, सेकंड है आंतरिक अभिप्रेरणा, थर्ड है गौरव और फोर्थ है राहत। अब देखिए आपसे अगर किसी ने कह दिया कि आप सीटेट पास नहीं हो सकते या फिर आप खुद से महसूस कर रहे हैं कि हम सीटेट हमारा नहीं निकल सकता है, तो क्या आप आंतरिक अभिप्रेरणा मोटिवेट खुद को महसूस करेंगे? नहीं महसूस करेंगे। क्या आप गौरव की भावना होगी? नहीं होगी। तो आप खुद को अधिगम अशक्तता के रूप में महसूस करेंगे कि हम यह नहीं सीख सकते, हमसे यह नहीं हो सकता है। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट जो है उसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है
निम्न में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? ऑप्शन फर्स्ट है ज्ञान प्राप्त करने के लिए चर्चा में भाग लेना। सेकंड है नगद इनाम जीतने के लिए चर्चा में भाग लेना। थर्ड है सहपाठियों को प्रभावित करने के लिए चर्चा में भाग लेना। और फोर्थ है दंड से बचने के लिए चर्चा में भाग लेना। ध्यान रखिएगा, आंतरिक अभिप्रेरणा हम उसे कहते हैं जो कि किसी भी पुरस्कार से, किसी भी बाह्य प्रलोभन के भरोसे ना हो, उसे हम लोग आंतरिक अभिप्रेरणा कह सकते हैं। जो खुद के ज्ञान के लिए, खुद की क्षमता बढ़ाने के लिए अगर किया जाए तो वह आंतरिक अभिप्रेरणा है। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक अध्यापिका को अपने अधिगमकर्ताओं में किस प्रकार के लक्ष्यों को बढ़ावा देना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट है महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुखी लक्ष्य। सेकंड है परिहार उन्मुखी महारत लक्ष्य। थर्ड है प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। फोर्थ है परिहार उन्मुखी प्रदर्शन लक्ष्य। देखिए, कभी भी प्रदर्शन को सही नहीं माना जाता है जब तक आप महारत हासिल करना मतलब क्या है कि किसी भी चीज को आप कितना डीपली, कितना अच्छे से जानते हैं, तो आप लक्ष्य जो है हमेशा इस तरीके का बनना चाहिए। प्रदर्शन में क्या होता है कि प्रेशर होता है दूसरों से बेहतर करने का, तो इसे हम लोगों को नहीं करना है। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। अगला और अंतिम प्रश्न है, विद्यार्थियों में निम्न में से किस कौशल को बढ़ावा नहीं देना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट है अभिसंज्ञान, सेकंड है चिंतन, थर्ड है सृजनात्मकता और फोर्थ है अधीनता उन्मुखी। देखिए, विद्यार्थियों को बढ़ावा देने की बात करें तो अभिसंज्ञान को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि बच्चा किस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया है इस पर वो खुद से चिंतन कर सके। साथ ही चिंतन को यानी वो केवल रट्टू तोता ना बने, बल्कि चिंतन भी करे अपने सीखने की प्रक्रिया पर। साथ ही उसमें क्रिएटिविटी को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अधीनता उन्मुखी या फिर जो होता है कि प्रकार्यात्मक आबद्धता यानी फंक्शनल फिटनेस को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। इससे क्या होता है कि बच्चा खुद से अपना दिमाग नहीं लगाता है, वो बस जैसे जैसे टीचर बोलता है वैसे वैसे करते जाता है, तो इसका अधिगम पर ज्यादा प्रभाव नहीं होता। इसलिए ऑप्शन फोर्थ इसका सही आंसर होगा। अधीनता उन्मुखी प्रक्रिया को, चरण को हमें ज्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके 30 प्रश्न जो कि 20 जनवरी को पूछे गए थे। और अगर इनमें से आपको किसी भी प्रश्न में डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। धन्यवाद।